Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss electrochemistry. So let's get started. Question number 1 is the common oxidation number of halogens is. हेलोजेंस का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डेफिनेटली हेलोजेंस आर अमंग्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और ये ग्रुप 7 में पाए जाते हैं, तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। लाइक मैं एक मिसाल से समझा दूं तो HF है, फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर एक ही चार्ज आ सकता है। यूजुअली 1 बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो 1 कंट्रीब्यूट करता है। अगर 2 बॉन्ड बन रहे होंगे तो 2 चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब ये बात जरा समझें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है। फ्लोरीन या बाकी हैलोजेंस क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो हैं वो माइनस में ही होते हैं, ये प्लस में नहीं होते। और क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाते हैं इसलिए इनकी वैल्यू जो है वो -1 होती है। और अगर वो ज़्यादा बॉन्ड बनाएं तो वैल्यू, अगर कोई एटम 2 बॉन्ड बनाता है लाइक ऑक्सीजन, तो फिर वो -2 भी हो सकता है। अगर कोई 3 बॉन्ड बनाता है तो वो +3 या -3 हो सकता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ना वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है कई दफ़ा, जैसा कि हमने प्रेप बुक में डिस्कस भी किया है। आप उसे इंशाल्लाह देख लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन -1। सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S2O3-2। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो है कि समेशन या सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो चार्ज ऑन आयन के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसका जवाब आएगा -2। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब ये वैल्यू आएगी -2, तो यहाँ पर हम सल्फर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। 2s प्लस 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने होते हैं? -2 होता है। ऑक्सीजन यूजुअली -2 ही होता है। तो 2s की वैल्यू आ गई -6 इज इक्वल टू -2, 2s इज इक्वल टू +4 और s की वैल्यू यहाँ से +2 बन रही है। ठीक हो गई जी बात। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है वो +2 आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल ऑब्वियस है जी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो अल्फा ऑप्शन इंक्रीज ही कर सकता है और कोई ऑप्शन है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एट 298 केल्विन हैज़ बीन आर्बिट्रेरीली, फर्जी तौर पर अपनी आसानी के लिए इसका मतलब हो सकता है टेकन एस। तो यहाँ पर सही जवाब है डेल्टा ऑप्शन। तो यहाँ आप जो है वैल्यू क्या पुट करते हैं? 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का आपने 0 मान लिया है। आप देख सकते हैं कि बड़े इजी सवाल जो है वो स्टार्ट आज हमने लिया है। तो इस तरह ना डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट बिहेवियर आपको नज़र आता है। कहीं पर टेस्ट इजी से बहुत मुश्किल की तरफ जाते हैं, ये आपको थोड़ा मोराल बूस्ट करते हैं, फिर बाद में आपको चेक करते हैं। और दूसरे टेस्ट में स्टार्ट में ही 2-4 बड़े कॉम्प्लिकेटेड MCQs होते हैं और उससे आप जना आपको टेस्ट किया जाता है कि आप में वेल्यूअर कितना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेटअप बाय, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेटअप बाय, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप ज़रा देखें कि ये एक कोई कंटेनर है, इसमें आपने इलेक्ट्रोड को डिप किया है और इलेक्ट्रोड को डिप करने से यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रोड जिंक का है और सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट था, तो यहाँ पर ना एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है व्हेन एवर एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। और वो सॉल्यूशन में जब डिप होता है तो ऑलवेज देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि चाहे जिंक से जिंक आयंस बन रहे हों या फिर जिंक आयंस से जिंक बन रहा हो, दोनों ही हालतों में देयर इज एन इक्विलिब्रियम, हमेशा एक इक्विलिब्रियम आता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसमें देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। सही है जनाब, तो याद रख लें चार्ली, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेट अप बाय इक्विलिब्रियम। ठीक हो गई जी बात, ये याद रखना है। 6th क्वेश्चन, अ स्पीशी कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अच्छा, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रही है, कोई मेटल है डेफिनेटली, और वो जनाब मुझे याद आ रहा है जहाँ तक मैंने पढ़ा था आपसे डिस्कस हुआ था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, लाइक लेड है,
एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है वगैरह वगैरह, वो जो एसिड्स से रिएक्ट करते हैं या वाटर से रिएक्ट करते हैं या स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अगर इनकी पोजीशन देखी जाए तो ये हाइड्रोजन से ऊपर की जानिब कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, नीचे की तरफ ये नहीं होते। ठीक है जी, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? चार्ली ऑप्शन, अबव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 7th क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना, बेसिकली ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8th क्वेश्चन देख लें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय, ये इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचा दी, क्लास में डिस्कस हुआ था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर, डिफरेंट चीज़ों के चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है। दो चीज़ें तो ऑब्वियस हैं यहाँ पर, एक आप देख लें, हम जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि ये तो टेम्परेचर प्रेशर तो हम हमेशा स्पेसिफाई करते हैं, साथ हम तीसरी चीज़ जो स्पेसिफाई करते हैं फॉर 1 मोलर सोल्यूशन कई दफ़ा हम स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वरना अगर कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट ना हो तो फिर हम हमेशा 1 मोलर क्यों लिखें, हम कह दें जो भी कंसंट्रेशन है भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम आ रही है। तो दैट इज़ वाई यहाँ से हम ये आइडिया ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl माइंड में लेकर आते हैं और उसकी आयोनाइजेशन से प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बन जाएंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसी तरीके से वाटर से बन जाएंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन है, 2 नेगेटिव आयन है, कौन कहाँ जाकर डिस्चार्ज होगा? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से देखें तो डेफिनेटली जो H पॉजिटिव है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा ड्यू टू हायर डिस्चार्जिंग पावर तो उससे हाइड्रोजन गैस बनेगी। OH नेगेटिव और क्लोराइड में देखा जाए तो हमने ये बात की है कि OH नेगेटिव ऑल्दो उसकी डिस्चार्जिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, अगेन कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि ज़्यादा कंसंट्रेशन पर क्लोराइड आयन्स जो हैं दे गेट डिस्चार्ज्ड बेटर, और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी क्लोरीन गैस, और ये दोनों यानी कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये आपस में मिल जाएंगी, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बीटा ऑप्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन, साथ साथ चार्ली ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही लग रहा है कि आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। 10th क्वेश्चन है आयरन सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है, FeSO4 और हाइड्रोजन बन रहे हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरन जो है वो आयरन +2 में जा रहा है, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन आयन थे, ये ज़रा देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड में थे हाइड्रोजन आयन और वो जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं हाइड्रोजन के अंदर। ठीक हो गई थी बात। तो हाइड्रोजन आयन का तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो इसे तो कहते हैं रिडक्शन। तो आप कहेंगे कि डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कौन कर रहा है? आयरन। तो आयरन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन जस्टिफाइज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि क्लोराइड जो है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, क्लोराइड जा रहा है -1 से, क्लोराइड जा रहा है 0 के अंदर, Cl2 0। तो -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो चार्ली ऑप्शन, इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई ऐसी है कि उससे ज़्यादा या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो जो भी एलिमेंट उससे बॉन्ड बनाता है वो उससे एक ही तरह बॉन्ड बनाता है, और ऐसी खसूसियत किसके पास है? चार्ली ऑप्शन, फ्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉइंट
जो ऑक्सीडेशन नंबर में हमने पढ़ा कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है। उस रूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये एक छोटा सा ट्रिकी सा सवाल आपके लिए बनाया ताकि ये बात आपको कन्वे की जाए। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसे माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देना है आपने। इसी बात को हम आगे फर्दर जो है दो एक क्वेश्चन से आपसे पूछेंगे। 13th क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर रेफर्स टू। ऑक्सीडेशन नंबर अल्फा ऑप्शन क्या चार्ज ऑन आयन को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं? जी नहीं। याद रख लें डेल्टा ऑप्शन इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई कंपाउंड HF है, HF देख लें, ये एक अच्छा मिसाल हो सकती है। HF में H+1 F-1, तो क्या वाकई में H पर +1 और फ्लोरीन पर -1 है और ये आयनिक कंपाउंड है? जी नहीं, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड पर आप एक चार्ज शो कर सकते हैं जिसे आप कहेंगे कि ये क्या है, ये है अपेरेंट चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन अपेरेंट चार्ज, ये असल में नहीं होता। ये सिर्फ हमने कैलकुलेशंस, बैलेंसिंग, रिडॉक्स मेथड से बैलेंसिंग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वोल्टेज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस, इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए एक रूल जो है वो बनाया है ऑक्सीडेशन नंबर का। सो इट इज़ द अपेरेंट चार्ज, डेल्टा ऑप्शन। 14th क्वेश्चन देख लें, इन बाइकार्बोनेट आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज। तो रूल हमारे पास पहले से मौजूद है और रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 3 ऑक्सीजन का, ये सब ऐड हो जाएंगे तो चार्ज ऑन आयन के बराबर जवाब आएगा। अच्छा, हाइड्रोजन जो है ये होता है +1, कार्बन हमें पूछा गया है और 3 ऑक्सीजन होते हैं -6, तो ये -1 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है कार्बन इज इक्वल टू -1 +6, 4 आ रहा है। चेक कर लेते हैं जी, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास सही जवाब है +4। 15th क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय मेकिंग इट ए। एल्यूमिनियम को आप बचाना चाह रहे हैं कोरोजन से। तरीका ये रहा आपके सामने, आपने करना ये है कि आप इस तरीके से जो आपका गैल्वानिक सेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पोरस पार्टीशन लगा देते हैं, साल्ट ब्रिज भी लगा सकते हैं, लेकिन आप एल्यूमिनियम जो है ना उसको बना लें एनोड, और यहाँ पर आप जो है ना कोई भी कैथोड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैथोड फिलहाल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यूज़ करना है ना, वो आपने यूज़ करना है क्रोमिक एसिड। सही है जना? तो क्रोमिक एसिड आपने यूज़ कर लेना है एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जो स्प्लिटिंग है, इलेक्ट्रोलाइट की स्प्लिटिंग डेफिनेटली बाहर का हिस्सा मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होगा मेरे भाई। तो इसकी ऑक्सीडेशन, इससे सारा जो प्रोसेस होना है ना क्रोमिक एसिड से, वो ये होना है कि क्रोमिक एसिड से आयन बनेंगे हाइड्रोजन आयन और डाइक्रोमेट आयन, और पानी से बनेंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की डिस्चार्जिंग पावर ज़्यादा है, वो यहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे एल्यूमिनियम के ऊपर। एल्यूमिनियम पर डिस्चार्ज होकर हाइड्रोक्साइड की डिस्चार्जिंग से बनते हैं ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोक्साइड की डिस्चार्जिंग से बनती है ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम पर कोटिंग कर देगी, एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग कर देगी, और वो कोटिंग होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो कोटिंग हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग जब हो गई यहाँ पर, तो अब एल्यूमिनियम कोरोजन प्रूफ हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर आप एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम देखें तो वैसे ही वो सेल्फ एविडेंट है कि एल्यूमिनियम को एनोड ही बनाया गया है और कुछ नहीं बनाया गया। तो हाइड्रोक्साइड इस तरीके से रिएक्ट करता है और ये प्रोसेस कुल आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, एनोड आप उसे बना देंगे जब आप उसमें से करंट गुजार रहे हैं तब। ठीक हो गई जी बात। तो 15th क्वेश्चन आ गया। 16th क्वेश्चन देख लें, कंसिडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज। जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमने इस तरह के सवालों को टैकल करने की आपको ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी दी है। तो जिंक का जो हमें दिया जा रहा है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है -0.77 वोल्ट। साथ मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल है
प्लस 0.885 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, एक का प्लस में है। मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी थी कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास एक का माइनस में हो, दूसरे का प्लस में हो, तो जिसकी वैल्यू माइनस में है आप उसे कर देते हैं प्लस, सही है जनाब, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है उसकी रिडक्शन फिजिबल नहीं है, तो फिर उसकी क्या फिजिबल है, ऑक्सीडेशन फिजिबल है। तो आप यहाँ पर ऐसे कह देंगे, इस रिएक्शन को मैं दोबारा मेंशन करता हूँ, आप कहेंगे कि असल में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, इसका मतलब ये है कि जिंक रिड्यूस नहीं होना चाहता बल्कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.77 वोल्ट। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 1.65 के करीब, ये वैल्यू आ रही है 1.65 से थोड़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो हो जाएगा बीटा ऑप्शन 1.65 वोल्ट। ठीक है जनाब, यहाँ पे बैलेंसिंग में थोड़ा मसला है, 2 जो है वो यहाँ पे बैलेंसिंग में नहीं होना चाहिए, तो लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम इसे एज सच डिस्कस कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन देखें, बाय रिमूविंग ए सॉल्ट ब्रिज बिटवीन द टू हाफ सेल्स द वोल्टेज। तो ये जो है एक सिंपल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया सवाल है, लेकिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो हम लाजमी चाहते हैं कि किसी भी सोर्स से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती हो आप तक, तो लाजमी पहुंचाएं। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन सॉल्ट ब्रिज हटा देंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस देयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अल्फा ऑप्शन देखें, अल्फा ऑप्शन में मैग्नीशियम +2 है, कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2 है, प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। बीटा ऑप्शन देखें तो बीटा ऑप्शन से हम बात शुरू कर रहे हैं। बीटा ऑक्स जो रिएक्शन है उसके अंदर हाइड्रोजन क्या है 0, ऑक्सीजन क्या है 0, और जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, वो हैं H2O2, ये है 2 ऑक्सीजन -1 वाले, 2 हाइड्रोजन +1 वाले। ठीक हो गई जी बात। अब आप गौर करें तो एक हाइड्रोजन जो है वो +1 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 हाइड्रोजन +1 में गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये तो सही नहीं लग रहा। चार्ली ऑप्शन देखते हैं, चार्ली ऑप्शन में सोडियम जो कि लेफ्ट साइड पर 0 फॉर्म में है, प्रोडक्ट के अंदर सोडियम जा रहा है सोडियम +1 में, सोडियम 0 से +1, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो भाई यही सही लग रहा है। आप डेल्टा में क्लियर करेंगे वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो चार्ली बिल्कुल सही ऑप्शन है। 19 क्वेश्चन है, द 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 हैव देयर पोजीशंस अबव, नियर बाय एंड बिलो। बिल्कुल सही हो गया जी। पहला एलिमेंट है कहीं यहाँ पर, दूसरा करीब है और तीसरा नीचे है हाइड्रोजन से। द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ देयर रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। हमने पहले ही देखा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन के करीब हैं वो कम रिएक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं हैं। तो इस मुनासबत से यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन सही हो गया कि 1 ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 और फिर 3, सबसे कम 3 रिएक्टिव होता है। 20th क्वेश्चन आ गया, रिएक्टिव नॉन मेटल्स। रिएक्टिव नॉन मेटल्स कहाँ पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में, मैंने याद करवाया था स्पेशली कि रिएक्टिव मेटल्स पीरियोडिक टेबल में, सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। रिएक्टिव मेटल्स नोट कर लेते हैं दोबारा से, 2 इंफॉर्मेशंस यहाँ पर नोट करनी है। एक हो गई रिएक्टिव मेटल्स की, रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव मेटल्स, और साथ रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो जनाब अली ये हालात हैं। अब यहाँ पर फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है। तो नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया प्लस में। तो 20th क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो गया चार्ली, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, चार्ली ऑप्शन हो गया 20th क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं 21, स्पीशी दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जी आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें से करंट नहीं गुजरता बल्कि मेटल में से करंट गुजरता है, तो चार्ली ऑप्शन मेटल यहाँ पर सही हो जाएगा।
22 a species found at the lower end of the electrochemical series shows the properties। तो जो लोअर एंड पर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर लें, उनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, लाइक मरकरी ने जो शो की वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है। अच्छा ये ऑप्शन कहाँ है, ये है चार्ली ऑप्शन के गेट्स रिड्यूस्ड एंड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से चार्ली बन रहा था। 23 आ गया, नो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन वर्क अंटिल इट कैरीज आउट ए रिएक्शन। तो उससे जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना वो जान है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के काम करने के लिए। अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम नहीं करेगा। ठीक हो गई जी बात, ये याद रखनी है इन्फॉर्मेशन कि रिडॉक्स रिएक्शन जरूरी है। हाँ सिंपल ऑक्सीडेशन से नहीं सेल चल सकता, सिंपल रिडक्शन से भी नहीं चल सकता। 24th क्वेश्चन, द मेटल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड में हम बात करेंगे सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। ये अपने क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल होते हैं, ये हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखा हुआ है। तो चार्ली ऑप्शन सही हो गया। 25th क्वेश्चन देख लें, द इलेक्ट्रोड कपल दैट इज लाइकली टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ कब बनती है, जब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट और सबसे नीचे वाला एलिमेंट रिएक्टिव मेटल और नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल को मिलाया जाए। रिएक्टिव मेटल्स में मुझे मिसाल याद आ रही है लिथियम सोडियम की, अल्कली मेटल्स की, और नीचे लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात की जाए या फिर नॉन मेटल्स रिएक्टिव नॉन मेटल्स की बात की जाए तो हैलोजेंस की मिसाल याद आती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस अगर मिल जाएं तो फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस आ सकता है, ईएमएफ पैदा हो सकती है। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन गैल्वानिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। तो एक गैल्वानिक सेल बनाना पड़ेगा, बहुत ही अहम सवाल है। और अगेन मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि प्रेप बुक में हमने इस आइडिया को ना डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर भी किया था क्लास में, प्रेप बुक में भी बाकायदा डायग्राम बनाकर इस आइडिया को क्लियर किया है क्योंकि इससे रिलेटेड पास पेपर में हमें सवाल देखने को मिला है। ठीक है जनाब, डायग्रामेटिक क्वेश्चन था, हमने उसे थोड़ा सा वर्बली जो है वो मतलब रिटन फॉर्म में ले आए हैं। तो गैल्वानिक सेल के अंदर ना ये सिचुएशन है, आप ज़रा देखें कि गैल्वानिक सेल में एक हिस्सा एनोड का काम करता है, एक कैथोड का। तो एनोड जो है ना वहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन, लाइक जिंक है तो जिंक से क्या बन रहे होते हैं, जिंक से बन रहे होते हैं जिंक आयंस। सही है, इस तरह सिचुएशन है। और दूसरी तरफ से कॉपर है और कॉपर पर हो रही होती है रिडक्शन, यानी कि कॉपर आयंस से कॉपर बन रहा होता है। तो देखने में ये आया है कि जिंक की ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बनते हैं और वो लीव कर जाते हैं, यानी कि जिंक से बने जिंक आयंस और साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर गए और यहाँ पर उन्होंने वोल्टेज बनाया और रिकॉर्ड कराया और आ गए कैथोड पर। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, क्योंकि इंटरनल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो करते, वहाँ पर तो फ्लो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सही है जनाब। तो फिर एक्सटर्नल सप्लाई में जो एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए नज़र आते हैं, जैसा कि मैंने शो किया क्वेश्चन नंबर 26 में। 27 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल टू डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ती है, इनमें से कौन सा आयन सबसे नीचे की तरफ है, कॉइनेज मेटल डेफिनेटली, तो बीटा ऑप्शन कॉपर आयन सही हो जाएगा। 28th क्वेश्चन देख लें, द फर्स्ट स्टेप इन बैलेंसिंग एन इक्वेशन इज टू। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करने का रूल ये है कि आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, वो हम मान रहे हैं कि आपके पास है। उसके बाद आपको कौन सा काम करना पड़ता है, तो मैंने हमेशा ये बात बताई है और एग्जाम्पल से भी इसे वेरीफाई किया था कि जब आपने बैलेंसिंग करनी हो तो इसके स्टेप्स लिखवाए थे आपको, कि उसमें पहला स्टेप ये होता है लाइक H2S है और SO2 है और ये रिएक्शन करके बना रहे हैं H2O और सल्फर अलग हो रही है। तो पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है। जब तक ये नहीं आपको पता ना तब तक आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते। तो फिर राइट स्टेप इज आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूस स्पीशी। 29th क्वेश्चन देख लें, आइडेंटिफाई द बैलेंस्ड इक्वेशन आउट ऑफ दीज। तो आउट ऑफ दीज हमने बैलेंस इक्वेशन देखनी है कि हर एक पे रूल नहीं लगाने बैठ जाना
कि हर एक को मैं बैलेंस करके देखूं। सिंपल साफ नज़र आ रहा है कि जो अल्फा ऑप्शन है उसमें जिंक बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, सल्फर और ऑक्सीजन सारे बैलेंस हैं। बीटा ऑप्शन में क्लोरीन बैलेंस नहीं है, चार्ली ऑप्शन में आयोडीन बैलेंस नहीं है, सेम इज द केस विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, और डेल्टा ऑप्शन में ये नाइट्रेट देखें एक तरफ दो हैं एक तरफ एक, तो अल्फा ऑप्शन बैलेंस है, आपको इसे फौरन से टिक कर देना चाहिए। चीज़ों को करने का ना आसान तरीका ढूंढना है हमने। 30th क्वेश्चन है साल्ट ब्रिज डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन। ये आपको याद करवाने के लिए सवाल डाला है ताकि आप बाकी 3 पॉइंट देखें कि साल्ट ब्रिज क्या क्या करता है। जो नहीं करता वो तो देखना ही है, जो करता है वो भी देखना है। साल्ट ब्रिज मेंटेन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, बिल्कुल सही है। तो कीपिंग बोथ सॉल्यूशन सेपरेट, बिल्कुल दोनों को सेपरेट रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, लेकिन ये अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन टू हाफ सेल्स। मैंने बताया कि हाफ सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो नहीं हो रहा। यहाँ पे जो इंटरनल सर्किट में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर जो मूव कर रहे हैं वो तो आयंस मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन दी हाफ सेल्स जो है ना वो नहीं हो रहा होता साल्ट ब्रिज से, बल्कि यहाँ पर जो आयंस की मूवमेंट होती है उसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है साल्ट ब्रिज। सही है जनाब, इंटरनल सर्किट में आयंस है, एक्सटर्नल सर्किट में ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो करवाता है। ठीक है जनाब, अलाउइंग इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन द टू हाफ सेल्स, ये काम नहीं है साल्ट ब्रिज का, बल्कि अलाउइंग फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स ये काम है। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे कि डेल्टा ऑप्शन जो है सही फंक्शन नहीं है साल्ट ब्रिज का। 31st क्वेश्चन आ गया, इफ ए स्ट्रिप ऑफ गोल्ड मेटल, गोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है कॉपर से, इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो नीचे वाला एलिमेंट जो है उसकी तो डिस्चार्जिंग पावर खुद ही ज़्यादा है, तो फिर वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डिस्प्लेसमेंट पावर जो है नीचे की तरफ कम होती है, याद रखना है, बताया था मैंने। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होना, गोल्ड खुद ही नीचे है तो कॉपर तो उससे ऊपर है, तो गोल्ड कॉपर से रिएक्ट नहीं करता, उसे कोई फायदा ही नहीं है इस काम का। 32nd एन एनोड, एनोड क्या होता है? अलिफ से एनोड, अलिफ से ऑक्सीडेशन। गोल्ड जो एनोड होता है ना जी वो प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन है, ये याद रखना है, बड़े ये पेट इंफॉर्मेशन है ये। 33 गिवन द इक्वेशन क्रोमियम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 में जा रहा है। लेड +2 से लेड में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन वाला रिएक्शन फिर कौन सा हो गया? ये तो भाई सेल्फ एविडेंट है कि जो लेड आयंस हैं उनसे लेड का बनना, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये असल में रिडक्शन का रिएक्शन है। तो यहाँ पर फिर हम डेल्टा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये देख लें चार्ली और डेल्टा में फ़र्क क्या है कि चार्ली के अंदर इलेक्ट्रॉन उसने प्रोडक्ट साइड पे लिखे हैं, लेकिन रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, 34th क्वेश्चन आ गया, विच स्पीशी इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती है, तो खुद क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो यहाँ कौन रिड्यूस हुआ है? क्लोरीन रिड्यूस हुई है, अल्फा ऑप्शन, इसलिए वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 35 आ गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्फा ऑप्शन इट इज 0 इन फ्री स्टेट, बिल्कुल सही है। बीटा ऑप्शन इट इज ऑलवेज इक्वल टू वैलेंसी, नहीं ऐसा तो नहीं है जी। कुछ आप देखें ज़रा, मैं मिसाल से साबित करता हूँ कि ऑक्सीजन जो है इसके बाद बॉन्ड बनाने की सलाहियत कितनी है? 2। ये 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है? 2। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो -2 भी होता है, -1 भी होता है, -½ भी होता है, +2 भी होता है, और भी होते हैं, लेकिन ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ से पता लगा कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सही है जनाब, तो ये नेगेटिव में हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। चार्ली डेल्टा भी सही है, लेकिन बीटा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 36 कंडक्शन ड्यू टू फ्री आयंस, आयंस की वजह से जो कंडक्शन है जो कि यहाँ पर हो रही है या कहीं पे भी आयंस की वजह से जो कंडक्शन हो रही होती है उसे आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं, जबकि जो मेटालिक कंडक्शन है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी उसे कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। 37 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर ना आप इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे कि पोटाशियम और नाइट्रेट आयन बनने हैं और वाटर से बनते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। आप देखें पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस में से किसकी डिस्चार्जिंग पावर ज़्यादा है, तो हमें पता लगता है हाइड्रोजन आयन की डिस्चार्जिंग पावर ज़्यादा है। सही है जनाब, और जब हम नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में देखते हैं तो हाइड्रोक्साइड की डिस्चार्जिंग पावर ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा कैथोड पर और हाइड्रोक्साइड चला जाएगा एनोड पर, और हाइड्रोक्साइड से बनती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनती है। तो हमें कहाँ पर पूछा? एनोड पर पूछा है जी, तो एनोड पर हमें नजर आ रहा है कि अल्फा ऑप्शन ऑक्सीजन बन रही है।
38 आ गया, हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड when following metal is added to dilute solution of HCl। डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ थे, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले वो रिएक्ट नहीं करते थे एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते थे। तो यहाँ पर सिर्फ जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगी एसिड से और हाइड्रोजन भी लिबरेट नहीं करेगी। 39 क्वेश्चन आ गया, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डैनियल सेल। ये जो मैंने लिखा है ना, ये डैनियल सेल है। इसका वोल्टेज क्योंकि जिंक का होता है प्लस 0.76 और कॉपर का होता है प्लस 0.34, तो जनाब ये प्लस 1.1 वोल्ट तो होता है। ये वोल्टेज सेल ही है जी एक, और इसमें जिंक ऑक्सीडाइज होता है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है और किसकी वजह से ऑक्सीडाइज होता है? कॉपर की वजह से। तो कॉपर को यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे। 40th क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ 4 हाइपोथेटिकल मेटल्स W, X, Y एंड Z आर प्लस 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, माइनस 1.05 माइनस में है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। सही है जनाब। और माइनस 2.12 बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत है, बड़ी रिएक्टिव मेटल लग रही है। एंड प्लस 1.37 विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो भाई बिल्कुल ऑब्वियस है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा माइनस है वो हाइड्रोजन से सबसे दूर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? वो प्लस में होगा। तो वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहती है और सबसे जल्दी रिएक्ट करना चाहती है। ये मेटल बन रही है चार्ली, ऑप्शन Y। 41 आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन कैरीज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात हो रही है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, CCl4 में Cl नेगेटिव होगा, CF4 में फ्लोरीन नेगेटिव होगा और CH4 में कार्बन नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और कार्बन की 2.5 है। डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। 42 फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ए हाफ रिएक्शन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वी यूज। तो इस तरह है जी कि बेसिक मीडियम के अंदर अगर बात की जाए तो हम वाटर और हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम की बात की जाए तो हम वाटर और H पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर फिर सही जवाब बेसिक मीडियम के हवाले से क्या बन जाएगा? बीटा ऑप्शन बन जाएगा। 43 ये क्रोमेट आयन है और क्रोमियम में जा रहे हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन। अच्छा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा फिर, और ये बैलेंसिंग के हवाले से भी सवाल जो है वो आ गया। CrO4 -2 जा रहा है Cr+3 में। क्रोमियम यहाँ पर +6 है और वो जा रहा है +3 में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं, और एटम तो पहले ही बैलेंस है। तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन प्लस क्रोमेट और वो चला जाएगा क्रोमियम +3 में। ये हो गए इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के बाद अगला स्टेप क्या है कि आपने इसे बैलेंस करना है और देखना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ऐड हो रहे हैं। तो जब कोई लिखा नहीं होता कि ये एसिडिक या बेसिक रिएक्शन है, बेसिक मीडियम का रिएक्शन है, तो आप एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं। एसिडिक मीडियम का रूल ये है कि जितने ऑक्सीजन एक तरफ ज्यादा हैं आपने उतने ही वाटर दूसरी तरफ ऐड कर देने हैं और डबल H पॉजिटिव इसी साइड पर ऐड कर देने हैं। तो हमें तो सिर्फ वाटर का पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जनाब अल्फा ऑप्शन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड ऐड होंगे। 44 आ गया, हेलोजेंस एंड कॉइनेज मेटल्स हैव। हेलोजेंस और कॉइनेज मेटल्स ही हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना हेलोजेंस का, वो भी पॉजिटिव होगा और जो कॉइनेज मेटल्स हैं उनका भी पॉजिटिव होगा। तो हेलोजेंस एंड कॉइनेज मेटल्स हैव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली। 45 आ गया, स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन।
कोएफिशिएंट्स फॉर क्लोराइड एंड मैंगनेट, ये हमें पता करने हैं कि क्लोराइड और मैंगनेट के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर हमने ये किया है कि जो हाफ रिएक्शन है ना, उनमें जितने H पॉजिटिव और वाटर लगने थे ना, वो बीच में ही लगा दिया उनका साइन। तो आप इसे सिंपल एक आम इक्वेशन के तरीके से, जो जिसे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, उससे बैलेंस कर सकेंगे, बल्कि कर लिया होगा आपने। तो 45th क्वेश्चन जो है उस पर बात चल रही है। आप देखते हैं कि यहाँ पर है क्लोराइड और H पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव, यहाँ से बन रहा है क्लोरीन और मैंगनीज और वाटर। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, आपने देखना है कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुई है। ये क्लोराइड -1 से 0 हो रहा है और ये जो मैंगनेट है ये +7 से +2 हो रहा है। ठीक है जनाब, अब आगे चलने से पहले मैं क्लोराइड को बैलेंस कर लेता हूँ। क्लोराइड में बैलेंस कर लेता हूँ 2 लगाकर, ताकि दोनों जो है ना क्लोरीन के एटम वो बैलेंस हो जाएं। ठीक है जनाब, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंज है, उसे मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन चेंज, क्लोराइड 1 -1 से 0 जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। 2 -1 से 0 जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होंगे, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 2s are 10, 5 2s are 10, 10 क्लोराइड आ जाएंगे। ये सबसे डिसाइसिव पॉइंट है जी। प्लस H पॉजिटिव प्लस 5 2s are 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2MnO4 माइनस, और यहाँ से बन रहा है Cl2। सही है जनाब, कितने 5 Cl2 बन रहे हैं, और साथ 2 Mn+2 बन रहे हैं, और साथ वाटर बन रहा है। बाद में आप वाटर और उन्हें बैलेंस कर लेंगे, उसका नहीं मसला, लेकिन हमारा काम यहाँ पूरा हो चुका है। हमें सिर्फ कोएफिशिएंट पूछे गए हैं क्लोराइड और मैंगनेट के। तो क्लोराइड का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ 10 है और मैंगनेट का 2 है, तो पर मैंगनेट बेसिकली। तो ये हमने यहाँ से बैलेंस कर लिया। इस तरह कई दफ़ा आपको ना थोड़ा लेंथी प्रोसेस करना पड़ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बैलेंसिंग क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहेंगे। 46 आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिडिक्टेबल। हमने सीखा है कि जो फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, और यहाँ पे फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट है चार्ली ऑप्शन, कॉपर सल्फेट, जो कि फ्यूज फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है। 47 वोल्टेइक सेल वर्क्स वाया, तो वोल्टेइक सेल जो है ना उसमें एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और यही उसकी डेफिनेशन भी है, बीटा ऑप्शन हो गया जी। 49 द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। ना यहाँ बात हो रही है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, ना यहाँ बात हो रही है 1 एटमॉस्फेयर पर है, ना यहाँ बात हो रही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो जनाब यहाँ तो सिर्फ एक सिंपल पोटेंशियल सेटअप की बात हो रही है, और इसे आप सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर आप इसे किसी स्टैंडर्ड के साथ, रेफरेंस के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते, तो फिर आप इसे कोई कह सकते थे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया गया, एक ही इलेक्ट्रोड है, उसे डिप किया है, तो फिर आप इसे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। 50th क्वेश्चन है द डिस्चार्जिंग पावर ऑफ नॉन मेटल्स। ये देखें जनाब, बड़ा ही इसे कहते हैं वो जो कि 360 डायमेंशन का पेपर, हर टॉपिक जो है वो टच किया गया है माशाल्लाह। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो वो कहता है ऑन डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें तो डिस्चार्जिंग पावर यहाँ पर आपको कम होती हुई नजर आ रही है आयोडीन से। फ्लोरीन, आयोडीन इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, फ्लोरीन डिस्चार्ज नहीं होना चाहता, बल्कि वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में रहना चाहता है। तो आप जवाब दे देंगे कि डिस्चार्जिंग पावर ऑफ नॉन मेटल्स ऑन डिसेंडिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिक्रीजेस। सही है जनाब, जैसा कि मैंने एग्जांपल से समझाया। एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर एक और अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।